सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला मैं आज अब जान सकेंगे इमरान खान का ओपनिंग बैट्समैन रिटायर्ड हर्ट। असद उमर की ख्वाहिश दम तोड़ गई। काबीना में जलजला, आफ्टर शॉक्स का खतरा। बलोचिस्तान के अमन पर एक और बार। नईम बुखारी शहबाज शरीफ पर भी भारी। जाली बैंक अकाउंट केस में हो गई एक और गिरफ्तारी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज जनाब कैबिनेट में भौचाल आ गया, जिस तरीके से ऑपरेशन क्लीन अप किया गया उस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा, बलोचिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक सान्या पेश आया है, उस पर भी बातचीत होगी। शहबाज शरीफ साहब और नैब के मामलात पर भी बात करेंगे। जाली अकाउंट्स केस में एक और बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी आज हम इस शो में बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो है ओपनिंग बैट्समैन के हवाले से, यानी कि असद उमर साहब जिन्होंने वजारत खजाना का कलमदान संभाला। जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उसी दौरान इमरान खान साहब की तरफ से यह ऐलान किया गया था, ये कहा गया था कि मेरे वजीर खजाना असद उमर होंगे, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनकी तैयारी बिल्कुल होगी इस सारे हवाले से, इस सारे मामले को देखने के लिए। पाकिस्तान की डोलती मईशत को उन्होंने सहारा देना था, उसको सही डगर पर लाना था, लेकिन दरमियान में काम छोड़ दिया। इन द मिडल ऑफ वर्क उन्होंने वजारत छोड़ने का ऐलान किया। आज ट्विटर पैगाम के जरिए उन्होंने बताया कि वो अपना कलमदान छोड़ रहे हैं। उनको एनर्जी का जो कलमदान है वो ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझसे सलाह मशवरा वैसे तो आप ले लें, लेकिन मैं फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा। आज जो कुछ हुआ है, असद उमर साहब ने जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से आज उन्होंने अपनी वजारत छोड़ी है, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप देखिए। उसके बाद असद खरल साहब और बाबर साहब से बात करते हैं। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा नया पाकिस्तान। कल नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जनाबे वजीर आजम ने कौम को फिर ना घबराने की नसीहत की, और आज काबीना में बड़ी तब्दीली आ गई। अवाम परेशान है कि जब जब वजीर आजम इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं, कुछ ना कुछ हो जाता है। आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। पहली और सबसे बड़ी विकेट गिरी वजीर खजाना असद उमर की। चंद दिन पहले ही तो असद उमर ने अपने इस्तीफे की इस शेयर के साथ तरदीद की थी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत बेआबरू होकर असद उमर तब्दीली के कूचे से निकले। असद उमर के इस्तीफे ने गोया काबीना में तब्दीली का रास्ता खोल दिया। कुछ खिलाड़ियों पर लगा करप्शन का इल्जाम और कुछ करार पाए नाकाम। काबीना में इस तब्दीली को अपोजिशन ने हुकूमत की नाकामी करार दिया है। इंशाअल्लाह ताला इस स्टेप से लेने से हमारा जो मुआशी सूरत हाल है, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज में बेहतरी आएगी। अब सवाल तो खराब मईशत का है, जिसे ना असद उमर संवार पाए ना जनाबे वजीर आजम के इनकलाबी टोटके। हमने देसी मुर्गियों की, हम उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस वक्त। पेशगोइयां ये हैं कि बजट से काबीना में बड़ी तब्दीली हुकूमत को महंगी पड़ सकती है। टीम की तब्दीली के साथ कैसे बनेगा नया पाकिस्तान, यही है अब कप्तान का बड़ा इम्तिहान। जी जनाब, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। अब जैसे कि आज उन्होंने वजारत छोड़ी है, उसके बाद सियासी मुखालिफिन को तो आपको पता है मौका चाहिए होता है। अब उन्होंने अपना जो रद्द-ए-अमल दिया है, इस पर आपने बिलावल भुट्टो की बात सुनी। उनकी जानिब से कहा गया कि ये मुआशी पॉलिसियों की नाकामी का एतराफ़ है जो असद उमर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है या फिर अपना कलमदान छोड़ दिया है, लेकिन उनके जाने के बाद अब सूरत हाल बेहतर होगी। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में ये कहा जा रहा है कि असद उमर साहब की तैयारी नहीं थी, वो तैयार नहीं थे, वो संभाल नहीं पाए, उनसे हैंडल नहीं हो पाया। लेकिन मैंने जो आज असद उमर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि पार्टी जो है उसके लिए मेरी खिदमात तो बिल्कुल हाजिर है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने ये कलमदान संभाला था उस वक्त पाकिस्तान की मैशत की बहुत ख़राब सूरत हाल थी, अब उससे बेहतर है, कदरे बेहतर है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी IMF से भी बातचीत हुई है, IMF के मिशन से, या फिर जिस तरीके से वो बातचीत करते रहे वहाँ मुआहदे के लिए, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि आपके मुल्क की, पाकिस्तान की मैशत
पिछले दौर की निस्बत इस वक्त इंतहाई खराब सूरत हाल से दो चार है। जब उन्होंने संभाला तो उन्होंने कहा कि सिचुएशन में मैंने इस मईशत को संभालने की पूरी कोशिश की, जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मुझे एक्सरसाइज तक करने का टाइम नहीं मिलता था। अब मुझे ये बताएं, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया असद खरल साहब अपनी वजारत संभालने के बाद कि वो कह रहे हैं मैंने दिन रात काम किया, मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा था। अब ये जो उन्होंने कलमदान छोड़ा है, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है? क्या उनकी कारकर्दगी से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुतमईन नहीं थे, या कोई पार्टी पॉलिटिक्स का वो शिकार हुए हैं, दबाव था, साजिश हुई, सियासत हुई, ये हुआ क्या है? या फिर ये जो पिछले 3 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो काबीना अरकान की परफॉर्मेंस के हवाले से रिपोर्ट दी गई है, उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है? हुआ क्या है ये? सर, जिस तरह एक छोटा सा उनके ही बयान आज गया कि असद उमर का जो कहना है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का कचूमर निकालने के लिए तैयार नहीं था और वो करके दिखाया। अब ये उनका अपना फरमाया वो ये बयान है। ये 8, 9, 10 महीने में आपने देखा कि वाकई अवाम का कचूमर तो नहीं निकला। ना कोई महंगाई हुई है, ना रुपए की बेकदरी हुई है, ना गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, ना बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, ना पेट्रोलियम की मसनूआत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। वाकई जो उन्होंने कहा करके दिखाया। मामला सर ये है कि ये वो वाहद मिनिस्टर थे, असद उमर साहब, कैबिनेट के वाले सिर्फ एक वो मिनिस्टर थे जिनके बारे में इमरान खान साहब ने पहले से अनाउंस कर रखा था कि ये मेरे वज़ीर ख़जाना होंगे, ये जो खिलाड़ी हैं। इसके अलावा किसी भी जो टीम का ऐलान उन्होंने खिलाड़ी का नहीं कहा था कौन खिलाड़ी कहाँ खेलेगा। अब असद उमर साहब जो है इमरान खान साहब के इंतहाई वफादार साथियों में उनका शुमार होता है। और ये मैं बता दूं, बहुत सारी ऐसी मीटिंग जो पनामा केस के अंदर, जो चूँकि मैं भी उसमें था, हम जाते थे, तो असद उमर साहब बहुत उनके ऊपर इमरान खान साहब को अब भी एतमाद है। अगर कोई ये खुशफहमी का शिकार हो गया है कि असद उमर साहब और इमरान खान साहब के बीच में कोई इख्तलाफ हो जाएंगे, या कोई ऐसे मामलात हैं, या वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, इसमें कुछ चीज़ें रिजर्वेशन जिस तरह इमरान खान साहब की थी वो भी जायज़ थी, अवाम की जानिब से प्रेशर भी था, असद उमर साहब को समझ नहीं आ रही थी, वो लोकली चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे थे, IMF के अपने मसाइल थे, उनके भाई ज़ुबैर उमर साहब जो है वो कहते थे, बहुत सारी चीज़ों पे उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था। MST स्कीम के हवाले से उनका आर्गूमेंट था, अब उनको और जगह पे जाना पड़ रहा था। IMF के पास जाने के वाले से उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था, लेकिन उनको जाना पड़ रहा था। मामला ये है कि कुछ IMF की जानिब से भी कुछ शराइत रखेंगी थी। हफीज शेख साहब जो है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई बाबर साहब, ठीक है असद साहब ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जब एक शख्स ये बोल रहा है कि जब उसने मईशत को संभाला तो बहुत खराब सूरत हाल थी, कि IMF ने खुद कहा कि इतनी बुरी हालत इससे पहले हमने पाकिस्तानी मईशत की नहीं देखी, जब उन्होंने संभाला। उसके बाद आपको याद होगा उन्होंने हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले की थी, उन्होंने खुद ये बताया जब वो महकमे खिताब कर रहे थे एक तकरीब से, तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि भाई अब स्टेबल हो रहे हैं, हम लोगों ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है, हम क्राइसिस से निकल रहे हैं, अब हम स्टेबल हो रहे हैं। तो जब वो स्टेबल हो रहे थे, वो खुद मुतमईन थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना कलमदान छोड़ दिया? और फिर वो ये भी मतलब क्या वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन नहीं थे उनकी कारकर्दगी से? बाबर साहब आप तक क्या खबर पहुंची है? सैरिश, मुझे एक बात बताएं कि जब असद उमर वो वाहिद मिनिस्टर थे जिनको इवन इलेक्शन से पहले ही पता था कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, क्या उनको जब वो गवर्नमेंट बनी इमरान खान की, या उससे पहले उनको इकोनॉमी की सिचुएशन का नहीं पता था? अगर नहीं पता था तो फिर उनसे नालायक आदमी पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सारी दुनिया को पता था इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की क्या हालात हैं। जब वो मिनिस्टर बने तो उनके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए था कि करना क्या है। और लेकिन 8 महीने गुजर गए हैं, अभी तक उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। ये तो उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि जी बुरे टाइम से गुजर गए हैं, अब अच्छा टाइम आने वाला है। लेकिन बात यह है कि टैक्सेशन बढ़ती जा रही है, बिल बढ़ते जा रहे हैं, आवाम का कचूमर निकलता जा रहा है। मिनिस्टर जिस तरह मर्जी कहे, कौन सा ऐसा मिनिस्टर जो कह रहा है कि जनाब कि हालात ख़राब होने वाले हैं और बेड़ा गर्क हो जाएगा? हर मिनिस्टर यही कहता है। आप इस यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब जब इन्होंने डॉलर की कीमत में इजाफा किया, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की कीमत में इजाफा किया, तो असद उमर साहब को कंसल्ट किया गया, उनकी कंसल्टेशन के बाद डॉलर की कीमत में इजाफा किया। बजाय ये कि इमरान खान को मशवरा देते, उनसे बात करते, इन्होंने इमरान खान साहब को एक व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि जी डॉलर की कीमत बढ़ गई है, और खान साहब ने रात को वो देखा ही नहीं। सुबह
अखबारात से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पता चल रहा है कि जनाब डॉलर की कीमत बढ़ गई है और उनका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उनको व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है। सैरिश, उनका फाइनेंस मिनिस्टर उनको व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है और तो कैबिनेट के अंदर बेताशा लोगों को असद उमर की परफॉर्मेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। खुद इमरान खान साहब भी उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। इवन जो भी जितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं उनमें खासी तलख कलामी हुई है इस इशू पे कि अवाम में लोग मिनिस्टर का ये था कि उनका अवाम में जाना दोबर हो गया, मुश्किल हो गया और उनकी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि ये एजेंसीज की भी ये रिपोर्ट थी कि अब इनको चेंज कर देना चाहिए। हर मिनिस्टर की एक रिपोर्ट थी, उसकी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन थी और उसके बाद उन रिपोर्ट की बुनियाद पर उनको चेंज किया गया। असद उमर बेसिकली उनकी नालायकियों की वजह से उनको चेंज किया गया। बाकी जो मिनिस्टर हैं इनमें से कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जिन पे करप्शन के बड़े सीरियस चार्जेस थे। एक ऐसे भी मिनिस्टर थे जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उनके अंडर एक एमडी ने उनके बेटे को 4.5 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके दी क्योंकि एमडी जो था उस पर करप्शन के काफ़ी सीरियस चार्जेस थे और उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो मिनिस्टर ने उनको प्रोटेक्शन दी और उसके बदले में 4.5 करोड़ रुपए की एक कीमती गाड़ी लेके दी। एक और मिनिस्टर पे ये चार्जेस है कि उन्होंने कुछ किकबैक लिए एक कंपनी से और उसके बाद मुल्क में एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आ गया। तो इस तरह के मुख्तलिफ मिनिस्टर पे चार्जेस भी थे कि करप्शन के चार्जेस भी थे, इनएफिशिएंसी भी थी, नालायकी भी थी। एक और मिनिस्टर थे उनके भाई पे ये इल्जाम हैं कि उनके भाई ने अपॉइंटमेंट में बहुत ज्यादा पैसे पकड़े थे और उस वजह से उनको उनकी भी ये रिपोर्ट थी करप्शन की। तो ये ज्यादातर करप्शन के चार्जेस। ये बताएं खरल साहब, सही हो गया। अब ये जाती पसंद नापसंद का मामला तो इसको नहीं कहा जा सकता, जिस तरीके से आप दोनों बात कर रहे हैं। ये फिर परफॉर्मेंस बेस्ड फैसला है जो कि किया गया है, जिसके बाद जो असद उमर साहब हैं उन्होंने आज ये ट्विटर पर अपना पैगाम भी दिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब जो मुशीर खजाना लगाया गया है वो अब्दुल हफीज शेख साहब को लगा दिया गया है, यानी कि मुशीर, हमने ये देखा है कि जितने भी ये वज़रा को हटाया गया है उनकी जगह पर कोशिश ये की गई कि मुशीर लगाए गए हैं, मुआविन लगाए गए हैं, बजाय के मतलब वजारत पूरी इस तरीके से दी जाए, एडवाइजर्स को लगाया गया है। इसकी खास वजह आप क्या समझते हैं? दूसरा, ये मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब की अपॉइंटमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं, उनकी तकर्री आप किस तरह देख रहे हैं खरल साहब? सैरिश, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जिन लोगों को लगाया गया उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो एमएनए या सेनेटर नहीं हैं। तो इसके लिए मजबूरी ये है कि टेक्नोक्रेट जो हैं उनको वजीर जो है नहीं लगाया जा सकता, उनको मामले खसूसी और मशीर ही लगाया जा सकता है। अब अगर जिस तरह डोगर साहब ने बात की है, अब अगर बात ले लें फरदोस आशिक, डॉक्टर फरदोस अवान साहिबा, तो उनको मामले खसूसी इतलात और नशरियात लगाया गया वज़ीर आज़म का। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी, हाँ, तो अच्छी एक मामले खसूसी कह लें या मशीर इतलात कह लें, इतलात और नशरियात, ये एक अच्छी चॉइस है इमरान खान साहब की। वो ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट और बड़े अच्छे तरीके से उनकी जो लड़ाइयाँ कामत का मीडिया हाउसेज से नहीं होगी, जिस तरह वो दाखिला बंद हो गया था। हाँ, पहले भी रह चुकी है, बिल्कुल। दूसरी बात, जो अब्दुल हफीज शेख साहब हैं उनको भी मशीर खजाना इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो इलेक्टेड एमएनए या सेनेटर नहीं है, तो वो वजीर नहीं लग सकते। तो टेक्नोक्रेट भी हैं, आईएमएफ उनकी वजह से शायद कुछ रायतें दे ले या कुछ मैनेजमेंट कर ले। ये एक बड़ी वजह जो असद उमर की अलहदगी की, कि ये भी वजह हो सकती है कि हमेशा आईएमएफ जो है वो अपना बंदा लाने की कोशिश करती है और उसकी एक ये भी कड़ी, उनकी अपनी जगह पे नलायकी परफॉर्मेंस ना होना और दूसरी जानब से आईएमएफ का भी दबाव हो सकता है। और उनके भाई जो जुबैर साहब है वो भी ये चाह रहे थे कि असद उमर जो है वो आईएमएफ जो है उसमें ये ना जाएंगे। इस तरह से कल को ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ अहमद शाह साहब जो है, ये पहले दिन से बात आ रही थी कि इनका पार्लियामानी अमूर से क्या तलक। जो बंदा पहली मरतबा एक एमएनए इलेक्ट हुआ है, वो पहले डीजीआई भी रहे हैं, वो सेक्टर कमांडर आईएससी रहे हैं, वो एएनएफ के फोर्स कमांडर रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब के। तो लिहाजा उनका प्रोफाइल के हवाले से उनका कलमदान यही बनता था वज़ीर दाखिला का। इमरान खान साहब यानी वो जो वज़ीर दाखिला का कलमदान है, अब इनके पास फुल फ्लैज आ गया क्योंकि वो एमएनए थे। गुलाम सरवर खान जो है पेट्रोलियम और जो कुदरती वसाइल है वहाँ पे जो घपले और जो करप्शन की दास्तानें हैं, जो बड़े बड़े लोगों को कवर अप किया गया सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो के बावजूद, उनकी जो दास्तान थी उनको एविएशन का दे दिया गया। आप जो ये सारे हजरात का जिक्र कर रहे हैं, मैं उन्हीं की तरफ आ रही हूँ कि ये जो बड़ा एक चेंज है कि भाई एक तरफ तो बाबर साहब वाज़े ऐलान वज़ीर आज़म ने कर दिया है कि भाई जो काम नहीं करेगा
उसको घर भेज दिया जाएगा। मतलब ये मैसेज है, एक सॉफ्ट मैसेज है। ये जो कुछ हुआ है, जो स्टेप्स आज दिए गए हैं, जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को हटा दिया गया, बड़े पोर्टफोलियोज हैं जिनसे कि वज़रा को हटाया गया, जिनको चेंज किया गया है। गुलाम सरवर साहब जो शहरी हवाबाजी के, अब उनको लगा दिया गया है। एजाज अहमद शाह साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। शहरियार आफरीदी साहब को वज़ीर मुमलिकत बराए सैफरॉन बना दिया गया है। और आजम स्वाति साहब, जिन पर काफ़ी तनकीद होती रही है, पीछे वो सारा IG इस्लामाबाद वाला जो सारा मामला था, उनको पार्लिमानी उमूर का वजीर बना दिया गया है। दूसरा, जफरुल्लाह मिर्जा साहब को मुआविन खुसूसी बराए सेहत बना दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दबे अल्फाज में, मतलब ऐलान भी नहीं किया खुलकर, और ये मैसेज दे दिया गया है कि अगर असद उमर को वज़ीर आज़म हटा सकते हैं तो फिर जो काम नहीं करेगा वो नहीं रह पाएगा, उसको फिर घर भेज दिया जाएगा। सीधी बात है बाबा साहब। सैरिश बार बार बादगश्त प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है कि आप प्रेसिडेंट जो है, जो इलेक्ट होता है, वो अपनी मर्जी की कैबिनेट चूज करता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि इलेक्टेड बंदे ही हों, वो अपनी मर्जी के टेक्नोक्रेट्स जो है वो लेके आता है और उससे गवर्नमेंट बनाता है, जैसा कि अमेरिका में है। अगर आप देखें तो अभी आज जो रीशफल हुआ है मिनिस्टर्स का कैबिनेट में, तो उसमें जो नए लोग लाए गए हैं वो ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स हैं। जैसे जफरुल्लाह मिर्ज़ा साहब जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज में लाए गए हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को देखेंगे। नदीम बाबर जो है वो पेट्रोलियम को देखेंगे। आजम स्वाति हफीज़ शेख साहब ख़जाना को देखेंगे और फरदौस आशिक ईवान जो है वो इंफॉर्मेशन की को देखेंगी। तो ये सारे इलेक्टेड लोग नहीं हैं, इनको बड़े अहम पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। मगर फरदौस आशिक ईवान जो है उनकी बड़ी अहम उनकी ड्यूटी होगी। असल में फवाद चौधरी जो थे वो बिल्कुल खुद कुछ बम्बार बने हुए थे, कोई पता नहीं चलता था कि वो किधर फटेंगे, अपनी कैबिनेट के अंदर फट जाएंगे या मुखालफिन के कैंप में फटेंगे, वो हर तरफ ही फट जाते थे। तो एक मिनट बाबर साहब, टेक्नोक्रेट से जो इस्तेफादा किया जा रहा है, क्यों? मतलब क्या ये अब निज़ाम की तब्दीली की बहस नहीं शुरू हो जाएगी? आपका क्या ख्याल है? आप देखें ना कि ये जो ग्राउंड वर्क अब किया जा रहा है कि पहले इस तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम की फिर बहस शुरू हो जाएगी, ये सारा कुछ किया जा रहा है। सैरिश, ये उसी जानिब एक पहला कदम है, ये उसी जानिब पहला कदम है। एक तरह से जो इलेक्टेड लोग थे, वो लोग जो इलेक्ट होके आए थे और जिनको इमरान खान साहब ने डिफरेंट पोर्टफोलियोज दिए थे, जैसे उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं, जैसे उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जैसे उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जैसे उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उन सबको वहाँ से निकाल दिया गया और वहाँ पर बेसिकली टेक्नोक्रेट्स को लाके बिठाया गया कि वो महकमों को बेहतर तरीके से इफेक्टिवली चला सकें। इसका मतलब ये है कि जो वो लोग जो इलेक्ट होके आए थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो इन मिनिस्ट्रीज को चला सकें। तो इमरान खान साहब ने अब बेहतर समझा, बेहतर जाना कि इनकी बजाय टेक्नोक्रेट्स को, एक्सपर्ट्स को, जिनका इन फील्ड्स में जिनकी एक्सपर्टीज़ है, उनको आजमाया जाए। डॉक्टर हफीज़ जो है उनको, हफीज़ शेख जो है उनको लेके आया गया। वो वर्ल्ड बैंक के लिए भी काम कर चुके हैं, वो IMF के लिए भी काम कर चुके हैं और उनका बड़ा अच्छा लाइजोन रहा है वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ। इसके साथ वो पार्टी के दौर में 3 साल फाइनेंस मशीर फाइनेंस वो जो है वो रह चुके हैं, मशीर ख़जाना रह चुके हैं, तो उनके पास तजर्बा तो है। अब देखेंगे इस चैलेंजिंग सिचुएशन में अब एक टेक्नोक्रेट को लाया गया, वो इसको किस तरह से हैंडल करता है। इसी तरह से पेट्रोलियम जो है। वैसे बाबर साहब, असद साहब, कल तक हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई अभी तो फिलहाल मुमकिन ही नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ हम लोग जाएं या फिर कोई इस तरह का हो पाए, तो ये तो बिल्कुल बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है, बात करने का फायदा नहीं। लेकिन आप देखें कि सियासत में चीजें किस तरह रुख बदलती हैं। अब ये 24 घंटों में ही इस तरह की चीजें एकदम ये सारा कुछ हुआ है कि अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ पार्लियामेंट्री सिस्टम से हटकर ये पहला स्टेप हो सकता है। क्या ख्याल है खरल साहब, आपका क्या ख्याल है? सर, ये स्टेप जो है शौकत अजीज की कैबिनेट में अगर देखें तो उसमें टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म से लेकर बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो हैं वो टेक्नोक्रेट के दिए गए और मुशर्रफ का जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, उनके पास बाकी ओहदे भी थे। लेकिन आपने देखा कि उसकी जो डिलीवरी है, जो परफॉर्मेंस है, अब मामला ये है जो 4 मिनिस्टर का डोगर साहब ने नाम दिया है, वजारत इतलात व नशरियात, वजारत ख़जाना, वजारत पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल और वजारत सेहत। ये 4 वो मिनिस्ट्रीज। एक तो ये है ना कि इनकम्पिटेंसी है, दूसरा इसके अंदर कुछ वजारतों के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन भी हुई है, जिसमें अशारों से, किनाइयों से डोगर साहब ने कुछ का हवाला भी दिया है। अब वजीर सेहत जो है आमिर कियानी साहब, उनको सुबकदोश क्यों किया गया है? आपने देखा था किस तरीके से एकदम अद्वियात की कीमतें जो है कई 100 गुना, एक 500 की दवाई 1500 की हो गई।
वो बड़ी और किन कंपनियों से किकबैक्स और कमीशन के मामला आता है, और हुकूमत के लिए भी एम्बेरसमेंट सिचुएशन हो गई। उनको ओहदे से सुबकदाश कर दिया गया। जो गुलाम सरवर खान है, पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के मामला जो है, जिस तरीके से IP पे पीस के अंदर जो घपले हो रहे थे, जो MDPSO बाकी जो मिनिस्ट्रीज के अंदर हो रहे थे, नैब और FIM इंक्वायरीज हैं, सुप्रीम कोर्ट की ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। खैर साहब, OGDCL में बहुत बड़ा स्कैम आ रहा है, और आने वाले, आप अब ये हटे हैं तो आपको आने वाले दिनों में देखेंगे कि नैब वहां पर अरबों रुपए के घपले हैं, और नैब आने वाले 1-2 दिन में आप देखेंगे बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हैं वो अरेस्ट होंगे। डॉक्टर साहब ने भी यही बात सारिश कर दी। अब उसके बाद आ गया मियां मोहम्मद जो सुमरो साहब को निजकारी की, उनके पास एविएशन की जो हवाबाजी की, अब वही वजारत दे दी गई है उनको माशाल्लाह गुलाम सरवर खान साहब को, जिनको एक ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है करप्शन के हवाले से। और इसी तरह जो अभी सऊदी अरब का रिसेंट दौरा हुआ, PTV के हवाले से जो मामला थे, किन लोगों को लेके साथ गए थे, कल्चर मिनिस्ट्री से मुलाकात थी, फवाद चौधरी, उनको एक और बड़ी वजारत देगी है जो कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, जहाँ पे बहुत बड़ा फंड है। वहाँ पे आपने देखा, वहाँ पे उसके अंदर चूँकि एक यूनिवर्सिटी USF भी आता है, और जिसके अंदर PTA और फिर ये मोबाइल कंपनीज का मामला है। असल में वहाँ पे भी पुरकशिश वो वजारत है, पैसा माल कमाऊ वाली जो है ना, वो एक अच्छी पोस्ट दे दी गई है। मामला सिर्फ ये है कि जो एजाज शाह साहब की रेलिवेंट मिनिस्ट्री थी, उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, उनको ठीक है दे दी गई। पार्लिमानी अमूर का चूंकि सवाती साहब हैं, उनकी रेलिवेंसी थी, उनको दे दी गई। असद साहब, मैं थोड़ी सी जरा बात करना चाह रही थी, ये जो आजम स्वाति साहब हैं सर, ये तो बड़े मतलब मुतनाज़ शख्सियत रहे हैं कि भाई इन्होंने मुआफ़ी नहीं मांगी, फिर एक गरीब फैमिली, वो सारा जो किस्सा इस्लामाबाद में हुआ था कि सिर्फ भैंसें बांधने का मामला था या जो भी, वो मतलब एक उसके बाद कहा गया कि इन्हें वजारत छोड़ देनी चाहिए, और बड़ी इन्होंने छोड़ भी दी, और अब जनाब इन्हें फिर से पार्लिमानी अमूर का वजीर बना दिया गया। सारी ये तो होता है। देखें, अभी जिस तरह जहांगीर तरीन साहब पिछले दिनों एक मीटिंग में बैठे और बाकायदा उन्होंने खुद नहीं कहा, उनका वजीर आजम साहब की मर्जी है, जिसको मर्जी बिठाएं। तो मामला यह है कि आजम सवाती साहब के हवाले से जिस तरह उनका रेजिग्नेशन हुआ था, वो भी इमरान खान साहब ने जिस तरह जो हालात बने थे, जिस तरह कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन आ रही थी, जिस तरह मीडिया का प्रेशर था, और उसके बाद मैं इसको कोई नहीं समझता कि ये मुनासिब बात है। खान साहब के और भी बहुत सारे लोग हैं, सीनियर जो पार्लियामेंटेरियन, किसी और को भी दी जा सकती थी। मेरा ख्याल है सर उसमें जैसे साकिब निसार, उन्होंने 100 मोटो लिया था, उन्होंने 100 मोटो लेके उन्होंने सारे मामले को टेकअप किया था। अब चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो 100 मोटो तो दरमियान में ही रह गया। तो अब इन्होंने कहा कि खामोशी से पार्लिमानी अमूर की जो मिनिस्ट्री है, वो एक कंपैरेटिवली एक लो प्रोफाइल मिनिस्ट्री होती है, कोई इतनी ज़्यादा प्रोफाइल वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलें एक दफ़ा फिर कैबिनेट में उनको डालें। आदम स्वाति बाल, उनका एक इन्फ्लुएंस है PTI में, तगड़े आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं। इमरान खान पे उन्होंने बहुत ज़्यादा PTI के लिए पैसा भी उन्होंने खर्च किया है। तो अब चूँकि सज़ा तो नहीं उन्हें हुई थी, लेकिन केस मेरा से उनका ड्रॉप हो गया है, चूँकि चीफ जस्टिस जा चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि चलें ठीक है, इनको एक नई एंट्री देते हैं, खामोशी से पार्लियामानी अमूर का मिनिस्टर बना। थोड़ी सी बात फवाद साहब के हवाले से भी कर लेते हैं। फवाद साहब, जिन्होंने PTV के हवाले से कहा जा रहा है कि भाई वो उन्होंने दरवाजे उसके बंद करवा दिए, MD को चेंज करवा दिया, पैमरा को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इंतहाई उनकी परफॉर्मेंस ख़राब रही। अब उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत सौंप दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि इसमें भी उनका कोई तजर्बा नहीं है। कंप्यूटर ऑन तो कर लेंगे, वो बंद कैसे करेंगे ये उनको समझ नहीं आनी है। इस तरह की गुफ्तगू हो रही है, तज्जिए जो दिए जा रहे हैं। तो आपका इस पर रद्द अमल क्या है जो उनको ये कलमदान सौंपा गया है फवाद साहब को? सरिश, सबसे पहले फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो एक खुद को हमला आवर है। जिस तरह से PTI के लिए बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो होता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम ये होता है कि गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है ना, उसको मीडिया में रिफ्लेक्ट करें, गवर्नमेंट को का एक बेहतर तस्वीर जो है वो मीडिया में दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले तो ये है कि वो नैब के भी स्पोक्समैन बने हुए थे, वो कोर्ट्स के भी स्पोक्समैन बने हुए थे, और फिर ये है कि कैबिनेट मीटिंग में आप देख लें जिस तरह से उनके शदीद इख्लाफात नईमुल हक से थे, MD PTV से उनके शदीद इख्लाफात रहे हैं। उनको अल्टीमेटली ये था कि इमरान खान ने जिनको खुद लेके आए थे, इनकी वजह से उनको उस बंदे को हटाना पड़ा। उसके बाद दुरानी साहब के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, तो किसी भी शेख रशीद के साथ जो है इनके साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। तो गवर्नमेंट के लिए खासी एम्बेरसमेंट का वो पैदा कर रहे थे।
हर हवाले से, सही। चाहे वो अपोजिशन सेनेट में वो गए हैं तो सेनेट में एक अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो गई। नेशनल असम्बली के हवाले से अपोजिशन को जब भी ये असम्बली में बोले हैं इन्होंने अपोजिशन जो है उसको फ्लेयर अप किया। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक ठंडा मिनिस्टर होता है जो सिचुएशन को हैंडल करता है, नॉर्मल करता है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है उसको वैल्यूएट करता है। मुझे एक बात बताएं, पिछले 8 महीने में फवाद चौधरी की कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें, एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से कोई बात की हो, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया हो। हमेशा गवर्नमेंट के लिए बदनामी का बायस बने हैं के मामलात पर वो। बिल्कुल सही। चलें बाबर साहब, माजर चाहूंगी आपको, थोड़ा सा मैंने इंटरप्ट किया क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ी सी मजीद पे बात कर लेंगे नाज़रीन आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर जो उखाड़ पछाड़ हुई है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब पोर्टफोलियोज चेंज कर दिए गए हैं, एडवाइजर्स लगा दिए गए हैं और मामलात जो हैं अब किस रुख को जाते हैं, किस तरफ की निशानदही कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं एक और सवाल जो छोटा सा मेरे ज़हन में मैं इस पर करना चाहूँगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। असद खरल साहब, ये जो हालिया टर्मोइल है ये आपको क्या लग रहा है, ये किस तरफ निशानदही कर रहा है? ये कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि इस तब्दीली जो सही तब्दीलियाँ की गई इनको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे पार्टी ग्रुपिंग का सहारा लिया जाएगा, पार्टी पॉलिटिक्स खतरनाक हद तक बढ़ भी सकती है, इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स को डिजास्टर की तरफ तो नहीं मामला जा सकते जो इतना बड़ा चेंज आया है? मैं समझता सारिश इसमें किसी के लिए भी एम्बेरसमेंट नहीं है, बल्कि वो लोग जिनका कलमदान उनका तब्दील किया गया था या उनको सबकदोश किया गया अगर एक वजीर को, तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि उनको नैब के हवाले नहीं किया गया, कि जिनके ऊपर इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं उसके बावजूद उनको खाली सबकदोश करना, जिस तरह के वज़ीर सेहत आमिर कियानी, और इस तरह गुलाम सरवर साहब को एक और वाहबाजी की जो वजारत दे देना, मैं समझता हूँ ये भी उनके ऊपर इनाम है। फवाद चौधरी साहब के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजीज़ का बहुत बड़ा बजट भी है, वो उनको दे देना उनकी मेरे लिए उनके लिए इनाम है। असद उमर साहब जो है अपनी नालायकियों की वजह से गए हैं, और इसी तरीके से बाकी जो लोग हैं जिनको 4 जो अगर मामले खसूसी लगाए गए हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी एक एडजस्टमेंट की गई है। अब फरदौस आशिक अवान साहिबा जिस तरह है उनको एडजस्ट किया गया जिस तरह, और फिर जिस तरह आज़म सवाती हैं उनको अकोमोडेट किया गया है, फिर इस तरह नदीम बाबर जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी होंगे अब पेट्रोलियम डिवीज़न के, वो एक टेक्नोक्रेट हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अभी तक तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब उनको एडजस्ट किया गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई एम्बेरसमेंट वाली बात, ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब के हवाले से अंदर से ये बातें आ रही थी कि उनको अगर वजारत देनी भी है तो उनको रेलिवेंट जो मिनिस्ट्री है वो दी जाए, जो पता असम्बली में पहली मरतबा आया है उसको पार्लिमानी अमूर की वजारत दे देना तो एक अजीब सी बात है। तो मैं समझता हूँ ना तो इससे ग्रुपिंग का कोई खर्चा है, ना कोई लॉबिंग का खर्चा है, ना कोई डाइजेस्ट करने वाली ऐसी बात है, बल्कि ये तो इनाम इकराम किया कि हाँ जो है ना खालिद जो सिद्दीकी साहब है जो MQM के जो अलाइज हैं उनसे अब वजारत अगर ली गई है, जो वो कहते थे कि मेरी रेलिवेंसी नहीं है, अब फवाद चौधरी साहब की रेलिवेंसी पता नहीं कि एक वकील है, एंकर है, तो उनकी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या रेलिवेंसी है, मुझे इस बात की समझ नहीं। ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई पार्टी इंटरनल पॉलिटिक्स यहाँ पे कोई डिजास्टर वाली सिचुएशन नहीं बन सकती है। बाबर साहब आपका मौकिफ क्या है? सैरिश, जितनी रिशफल हुई है उसमें पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो अरूज पर थी। अगर आप लास्ट कैबिनेट मीटिंग देखें तो उसमें मिनिस्टर्स की आपस में लड़ाइयाँ हुई। असद उमर जो थे उनकी लड़ाई जहांगीर तरीन से हुई, ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। उसके बाद फवाद चौधरी जो थे, ये सब तो अब हो गया, आगे मजीद पार्टी पॉलिटिक्स बढ़ेंगी या फिर बस क्या होगा, क्या निशानदही क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताएं, नईमुल हक और फवाद चौधरी की लड़ाई हुई, इसके बाद शेख रशीद की लड़ाई हुई, उसके बाद ये जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं अल्टीमेटली कोई ना कोई ग्रुप कहीं ना कहीं प्रवेल किया। असद उमर जो है वो वजारत से हाथ धो बैठे, फवाद चौधरी जो है वो इंफॉर्मेशन चाहते थे लेकिन उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो वापस चली गई। उसके बाद आप देखें कि गुलाम सरवर जो थे उनको तो कैबिनेट से निकाला जा रहा था, उन्होंने थ्रेट दी थी कि अगर मुझे निकाला गया कैबिनेट से तो मैं पार्टी से रिज़ाइन कर दूंगा। इस वजह से उनको अल्टीमेटली अकोमोडेट करना पड़ा। इसके बाद कियानी साहब जो है उनको भी मजबूरन अकोमोडेट करना पड़ा। तो ये रिफ्ट तो है पार्टी के अंदर, ग्रुपिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है।
एक ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर गया, दूसरा ग्रुप जो है उस तरह से डोमिनेट नहीं कर सका। देखा जाए तो जहांगीर तरीन के जो ग्रुप के लोग थे वो किसी हद तक डोमिनेट किए हैं उन्होंने। तो पार्टी के अंदर लॉबिंग भी है, ग्रुपिंग भी है, और अल्टीमेटली खान साहब ने इसी ग्रुपिंग और लॉबिंग से तंग आकर पार्टी किसी की बजाय टेक्नोक्रेट्स पर इंतजार ज्यादा किया है और ऐसे लोगों को सामने लेके आए हैं जो कि जिनकी हम तो यही उम्मीद करते हैं कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं ये अब इस मुल्क के लिए बेहतर साबित हों और ये जो इदारे हैं जो इनको कलमदान सौंपे गए हैं इनमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और वज़ीर आज़म भी इनसे मुतमईन हो और अवाम भी मुतमईन हो। अब थोड़ी सी बात हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने बुज़दिल दहशतगर्दों ने वार किया उस पर हम कर लेते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया मकरान कोस्टल हाईवे पर। बसों से उतारकर 14 अफराद को मुसाफिरों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 2 अफराद ने भागकर जान बचाई है और जांबाक अफराद की लाशें जो अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 14 में नेवी के एहलकार भी शामिल हैं। असद खलल साहब, जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या पेश आता है, सबसे पहले तो हमें हमारे ज़हन में फौरी तौर पर नेशनल इलेक्शन प्लान आता है, उसकी तरफ तवज्जो हमारी जाती है। दूसरा ये रियलाइजेशन हमें होती है कि भाई दहशतगर्दी के खात्मे में तो हम कामयाब हुए हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल एंड पर आकर ना हमें इतने सारे सालों का हमें समर पाना है, जिसके लिए हमें अब इन मामलात को बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर नेशनल इलेक्शन प्लान के, ताकि ये इसकी रोकथाम हो सके मुकम्मल तौर पर। मैं ये नहीं कह रही हमने बड़े सालों मेहनत की है, कुर्बानियां दी हैं, हमने जंग जीती है, लेकिन ये बिल्कुल एंड पर आकर ही हमें काम करना पड़ेगा। सर, इसके लिए विल की भी ज़रूरत है, इसके लिए रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है, इसके लिए बैकिंग की भी ज़रूरत है, और इसके लिए लेटर एंड स्पिरिट जो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर वो प्रायोरिटी की भी ज़रूरत है। अब बलूचिस्तान के अंदर इस तरह का वाक़या ये पहला नहीं है। 2 रोज़ पहले भी आपने देखा कि 2-3 रोज़ पहले जिस तरह वाक़या हुआ हज़ारा कम्युनिटी के साथ, अभी फिर ये ज़ायरीन को जिस तरह ये कोस्टल हाईवे जो बसों पे जिस तरह निकाल के लोगों को, ये कोई पहला दूसरा वाक़या नहीं है। हर कुछ अरसे बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं, ज़ायरीन को बसों से गाड़ियों से निकाल कर उनको मारा जाता है। तो इसी तरह हज़ारा कम्युनिटी को। अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर बेनिफिशरी कौन हो सकता है? क्या ये पाकिस्तान की हमदर्द जो कूदते हैं वो कर सकते हैं? ये पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं? मकसद सिर्फ ये है, जिस तरह अगर गवादर की बात हो रही है, सी पैक की बात हो रही है, जैसे जैसे ये बातें होती हैं, जिस तरह कुलभूषण यादव जैसे नेटवर्क जो हैं वो एक्टिव होते हैं, फिर NDS और रा का नेक्सस बनता है, ये सारी चीज़ें, और उसको रंग देने की बेसिकली फ़िरका वारियत को रंग देने की कोशिश की जाती है, लेकिन एंड जो है वहाँ पे कोई ऐसा फ़िरका वारियत वाला एलिमेंट, मैं फ्रीक्वेंट जाता हूँ बलूचिस्तान क्वेटा में, कोई मुझे नज़र नहीं आया। मामला ये है कि इसमें कुछ कूते हैं। अब मैं फौरी तौर पर इसलिए नहीं कर सकता, जो यकीनन जो बेनिफिशरी हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के हालात, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का, और इस हवाले से कुछ सेपरेटिस्ट जो हैं उनको कौन फंडिंग कर रहा है। पहाड़ों पे जो लोग बहुत कम रह गए हैं अब, लेकिन इसको फ्लाइटेशन करके मकसद ये है कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब करना, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए, सरमायाकारी ना आए, गवादर के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से एक सवालिया निशान खड़ा करना, ये एक जो सारा इस तरह का है। तो मैं समझता हूँ इस पे हमारे सिक्योरिटी इदारों को, हुकूमत को ये प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी फौज बड़े भरपूर अंदाज में अपना काम कर रही है। और मैं डोगर साहब ये कहूँगी कि जो हमारी सियासी जमातें हैं, ना कि सियासत के लिए कौमी मामलात पर कॉम्प्रोमाइज़ करना और उस पर तनकीद करना या इस तरीके के मामलात में, आपको पता ही है मैं किस लिहाज से बात कर रही हूँ, उनके लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि हमारी फौज, हमारे सिक्योरिटी इदारे भरपूर अंदाज में अपना काम कर रहे हैं, हम उन्हें खिरात तहसीन पेश करते हैं। सैरिश, ये टिपिकल अजीत दोवल डॉक्ट्राइन है कि जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का पैटर्न चलता रहा है, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है, ये टिपिकल वही इंसिडेंट्स हैं और इसमें 100% पीछे इंडिया का हाथ है। चाहे आप हज़ारा बरादरी के साथ का जो इंसिडेंट हुआ 2 दिन पहले, चाहे आज का जो इंसिडेंट है 22 अप्रैल तक, ये टिपिकल अजीत दोवन जो डॉक्ट्राइन था, ये उसका हिस्सा है कि पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करनी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करनी है, पाकिस्तान में बदअमनी जो है उसको कंटिन्यू करवाना है। अब जहाँ तक रोल है नेशनल एक्शन प्लान का, तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है उनको इसमें लीड लेनी चाहिए, उनको अपोजिशन लीडर जो है उनको बुलाना चाहिए। बलूचिस्तान जो है एक मरतबा फिर दुश्मनों के टारगेट पे है,
इसके लिए जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे नहीं होंगी, हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते, इससे लड़ नहीं सकते। फौज पाकिस्तान लड़ रही है, लेकिन उनको पॉलिटिकल बैकअप की जरूरत है। पॉलिटिकल बैकअप तभी होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे हों, एक पेज पे हों। तो इमरान खान साहब जो है जहाँ उन्होंने बाकी इश्यूज पे कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर कैबिनेट का रिशफल किया, अब उनको चाहिए कि एक स्टेप मजीद आगे आएँ। अपोजिशन जो लीडर्स हैं उनको बुलाएं, अपोजिशन पार्टीज को बुलाएं, उनके सारे लीडरान को बुलाएं, उनके साथ बैठें और नेक्स्ट एक्शन प्लान पर इफेक्टिवली उस पर अमल दरामद किया जाए ताकि इसका मुकाबला किया जाए। इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। फौज पाकिस्तान को तभी बकअप होगा, तभी हम उनको जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पर नहीं आएगी, एक पेज पर होंगे पॉलिटिकल, बिल्कुल उनका जो बैकअप सपोर्ट है, मोराल तभी बुलंद होगा जब आपको पीछे से मुकम्मल पॉलिटिकल सपोर्ट आती रहेगी, सपोर्ट आती रहेगी। सही है। अच्छा जी, अब जरा कुछ थोड़ी सी बात, हम सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कीम मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली है और शहबाज शरीफ साहब, फवाद हसन फवाद समेत तमाम मुल्जिमान को 2 मई को तलब भी कर लिया है। नईम बुखारी साहब जो हैं वो अब नैब के वकील हैं। उन्होंने कहा है कि आशियाना हाउसिंग के लिए 3000 में से 2000 कनाल अराजी पैरागॉन को दी गई है। अब ये सारा मामला जो है, ये हम जैसे कि बात कर रहे थे इससे पहले कि भाई नैब की प्रोसिक्यूशन और उस तरीके से नैब अपना केस लड़ नहीं पाता, लेकिन उनके जो वकला हैं वो उन बेचारों की तनख्वाहें इतनी कम होती हैं। लेकिन अब ये जो नईम बुखारी साहब आ गए हैं ना फ्रंट पे, खरल साहब, उन्होंने अब ये सारा मामला देखना है और जिस तरीके से उन्होंने नैब के को डिफेंड करना है और लेकर चलना है अपने मामले को। आप किस तरह देख रहे हैं उनकी वकालत में ये सब? अब दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। हाँ जी, सारे इत्तेफाक से उसी बेंच में जहाँ पे ये केस लगा और जिसकी सरबराही जस्टिस अजमत सईद साहब कर रहे थे और साथ उनके जस्टिस मकबूल बाकर साहब बैठे थे और लेफ्ट साइड पे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब बैठे थे। मेरा भी चूँकि 17/16 जो सो मोटो है रजा करान रिकवरी के वाले से वो भी लगा हुआ था। नईम बुखारी साहब ने जिस तरह ये केस पेश किया है, मैं कहता हूँ उसी तरीके से हमें नज़र आ रहा था जो हम बात कर रहे थे कि वाकई मज़ा आ गया आज केस का, कि जिस तरह पनामा केस के अंदर एक एक चीज़ अदालत के सामने खोल के रखी। दूसरी जानब से आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वकील मौजूद थे, नईम बुखारी साहब ने ये तो जो चीज़ें सामने रखी, उन्होंने कहा सिर्फ ये बात है कि ये जो वज़ीर आला साहब हैं, ये कंपनी एक बनाई गई थी जो आशियाना स्कीम और 3 मुख्तलिफ स्कीम्स थी। ये जो साद रफीक और पैरागॉन को उनकी जो फ्रंटमैन कंपनी को फ़ायदा देने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने, आर चीमा ने बदनीति से और फवाद हसन फवाद ने किस तरह उसमें इंटरफेरेंस की, नुकसान पहुँचाया। छोटी सी अगर कहें तो मैं बता देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये कंपनी जो है इस हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इंडिपेंडेंट कंपनी थी, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर में CEO को बुलाया, आर चीमा को बुलाया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसमें इंटरव्यू जो नहीं कर सकते, जैसे इजाजुल हसन साहब ने सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ साहब कैसे करते थे। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि 5.5 करोड़ रुपया फवाद के भाई और उनकी बाबर के अकाउंट में गया जी, बतौर किकबैक मेजर कामरान ने कराया। बाबर साहब आप ये बताएं, ये पनामा वाला जो मामला था उसमें भी जो नवाज शरीफ साहब है उनकी नाक में दम किए रखा था नईम बुखारी साहब ने, और अब आप देख लें शहबाज शरीफ साहब के मामले में भी आ गए हैं। काम आसान नहीं है, लेकिन खरल साहब कह रहे हैं कि मजा आ गया आज जब वो आए, उन्होंने जिस तरीके से केस को पेश किया है। आप उन्हें देख रहे हैं बतौर वकील इस केस में किस तरीके से, और मामला अब कैसे चलेंगे आपके ख्याल? सैरिश देर आए दुरुस्त आए, अल्टीमेटली नैब को जो है उनको भी पता चल गया कि अगर हमने इन बाअसर मुल्ज़मान को, इन तगड़े मुल्ज़मान को, ये जो सिसिलियन माफिया है, अगर इनको हमने सज़ा दिलवानी है, अगर इनको कैफे किरदार तक पहुँचाना है, तो इसके लिए हमें मजबूत और स्ट्रॉन्ग वकला की ज़रूरत है। इसीलिए नईम बुखारी को किया गया कि वो एक मजबूत वकील, और वो जो प्राइवेट वकला की जो फौज जफर मौज भर्ती की हुई है ना, ये उनको उनकी टक्कर के वकील हैं और ये उनको पूरा जवाब देंगे। तो इसको वेलकम करना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बाकी केसेस में भी मजबूत और तगड़े वकील किए जाएंगे। पुराना जख्म अभी भरा नहीं था, पुराना जख्म अभी भरा नहीं था और अब एक और ज़र्ब के लिए मैदान में उतार दिया गया नईम बुखारी साहब को। अब देखते हैं कि मामला किस तरीके से आगे चलता है। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, आप दोनों का। नाज़रीन इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।